हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन देख लिया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देख लिया था, और साथ ही साथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कोई एक फार्मूला और उस पर कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स देखे हैं और उसमें से ही एक फॉर्म है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखा है, उसी में से अपन क्या कह रहे हैं कि एक फॉर्म और है क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाई पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक में एक वर्ड इन्वॉल्व है पैरामीटर, मतलब कुछ पैरामीटर मतलब कुछ चेंजिंग चीज़ भी होगी। ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि लाइन पे भी एक पॉइंट होता है जो घूमता है, या लोकस पे कोई पॉइंट होता है जो घूमता रहता है, उसी लोकस पे घूमता है, नहीं क्या बोलता हूँ। तो क्या मतलब है किसी कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशन से, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाई पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। तो होता क्या है कि जैसे अगर कभी भी आप पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व की बात कीजिएगा तो करते क्या है कि हम लोग एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों को सेम पैरामीटर के टर्म में लिखते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो कर्व के होंगे उसको सेम पैरामीटर के टर्म में लिखते हैं। जैसे मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये आपके ऊपर है। जैसे हम लोगों ने पहले भी इस तरह का कर्व देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वी मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ कर्व, समझ में आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ मैक्सिमम मिनिमम की अपन ने बात करी होगी तो वहाँ भी बतलाया होगा कि इस तरह के केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा रख सकते हैं एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा रख सकते हैं। अगर नहीं भी, अगर आपको ये बात पता हो तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप समझ लीजिएगा कि इसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा रखो, y इक्वल टू ए साइन थीटा रखो, ए स्क्वायर कट जाएगा, अल्टीमेटली विल गेट द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए फिक्स्ड है क्योंकि रेडियस होता है। या फिर आप ये ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। बोलो ये कैसे दिख रहा है आपको, सर्कल की इक्वेशन है तो कोई एक पॉइंट ले लो 0,0 और उससे कोई पॉइंट ले लो x,y एट ए डिस्टेंस ऑफ a। तो ये डिस्टेंस अगर फिक्स रखते हुए अगर x,y को घुमाओगे भाई मेरे, तो ये ऐसा ही तो कुछ बनेगा। और मान लो ये डिस्टेंस अगर a है तो यही तो इक्वेशन आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप तो बस ये सोचिए कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इतना तो आता होगा समझ में, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या कि जो x और y था उन दोनों को थीटा के टर्म में लिखा गया। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर a भी तो है, तो a फिक्स्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में सब सिखाया गया होगा कि x इक्वल टू 2 कॉस थीटा रख दीजिए, y इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो 2 तो फिक्स है ना, 2 चेंज थोड़ी हो रहा है, समझ रहे हो। तो व्हाट इज द पैरामीटर हियर, थीटा। मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट को सेम पैरामीटर थीटा के टर्म में लिखा गया, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिंपली, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिंपली व्हाट, मतलब दिस इज कि x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व, ठीक है ना। x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकस का जो पॉइंट x, y जो मूविंग होता है, ठीक है ना, उन दोनों को सेम पैरामीटर t में, थीटा में या किसी भी टर्म में लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गया। अब ऐसी बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा थीटा ही के टर्म में लिखा जाए, ठीक है ना। सबके अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी तक मैंने बस ये बतलाने की कोशिश की है कि अगर इफ यू से पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व, तो उसमें होता क्या है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर या इन टर्म्स ऑफ सेम पैरामीटर एक्सप्रेस किया जाता है। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन में भी यही काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि इस तरह का कुछ लाइन है, टू फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू x1, y1 and passing through x1, y1 and making an angle theta with the positive direction of x axis। ये वही चीज़ है जो मैंने बतलाया था, थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मैंने बतलाया था कि इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
to find the parametric equation of a line passing through x1 y1 and making an angle theta with the positive direction of x axis। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, कि देयर इज अ लाइन, नहीं, विच मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, और हम लोग बोल रहे हैं कि x1 y1 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, क्या कर रहा है, x1 y1 से क्या कर रहा है, पास। अब कोई बच्चा लिख देता है कि सर द इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस x1, अगर मान लो कि कोई ऐसा लिख देता है, ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन तो है बट ये पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या पॉइंट होगा कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ द सेम पैरामीटर लिखेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं देखने में प्रतीत होता है। समझ में आएगा? तो ये पैरामीट्रिक नहीं है, ये पहले आप समझिएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट ये भी हो सकता है पहला कि सर व्हाट विल बी द पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू सेलेक्ट, तो वो मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको पहले से पता होगा ये सारी चीज़, ये बतलाने के बाद पता हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। लिखने के लिए इक्वेशन कोई आदमी वैसे भी लिख सकता है जो मैंने अभी लिखा, ठीक है ना, बट वो पैरामीट्रिक नहीं है। अब हम लोगों ने बोला है कि x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये फिक्स पॉइंट x1 y1 और ये फिक्स्ड एंगल नहीं। हम लोगों को ये भी पता है कि इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट होता है h, के, जिसको हम बाद में x, y से रिप्लेस करते हैं। सही बात है। तो हम ले लें x1 y1 और ये हमने एक मूविंग पॉइंट ले लिया x, y और इसके बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है r। r इज अलजेब्रिक डिस्टेंस। अब बोलोगे सर ये कौन सी चीज आ गई? अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों विथ साइन। जैसे हम लोग को जनरली डिस्टेंस के बारे में क्या आइडिया रहता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहां पे जब मैं अलजेब्रिक डिस्टेंस कह रहा हूं तो r पॉजिटिव भी हो सकता है, r नेगेटिव भी हो सकता है, r जीरो भी हो सकता है, r नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव लेने पे आप देखोगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि x1 y1 से ऊपर के पॉइंट्स मिलेंगे लाइन पे, x1 y1 से ऊपर के पॉइंट्स मिलेंगे r पॉजिटिव लेने पे, और r नेगेटिव लेने पे नीचे के पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे होता है वो बात करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग आपको समझ में आया कि व्हाट इज द पैरामीटर वी हैव सेलेक्टेड द पैरामीटर r। r इज व्हाट? r इज अलजेब्रिक डिस्टेंस। किसके बीच के डिस्टेंस है? बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। किसके बीच के डिस्टेंस है? बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 एंड द वेरिएबल पॉइंट x, y। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो कि ये एंगल अभी भी थीटा है, और अगर ये हमने अलजेब्रिक डिस्टेंस r लिया है तो ये हो गया r cos थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, सॉरी ये r cos थीटा, और ये वाला जो पार्ट होगा दिस विल बिकम r sin थीटा, ये वाला। आई होप इट इज क्लियर। ये दूसरी तरीके से भी निकल सकता है, ये y माइनस y1 है, देख लो। तो ले y माइनस y1 इज r sin थीटा एंड x माइनस x1। यहां ध्यान रखना वेरिएबल कौन है बोलो? r। पैरामीटर कौन है? r। तो आप देखो ना कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x को लिख सकते हैं x1 प्लस r cos थीटा। x1 फिक्स है, थीटा फिक्स है, r चेंजिंग है, y इक्वल टू y1 प्लस r साइन। देख लो पहले और दूसरे इक्वेशन से ये आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि आप देख सकते हो x और y जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर क्या लिखा है? r। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि r अलजेब्रिक डिस्टेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। r किसके बीच का डिस्टेंस है? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि x1 y1 और जो मूविंग पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। थीटा क्या है? जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। समझ में आ रहा है क्या? x1 y1 क्या है? फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व। xy क्या है? मूविंग पॉइंट ऑन द लाइन। क्लियर है मेरे ख्याल से? याद है? इस चीज को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं? तो देखना है यहां से x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, वो r के बराबर हो गया। नहीं, देख लो कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, और यहां भी y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा लिख लीजिए, वो भी किसके बराबर हो गया? r। तो बहुत बार क्या होगा कि आप ऐसा भी लिखा हुआ पाएंगे कि इस तरीके से लिख दिया गया होगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। दिस विल बी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हम लोगों ने ये सब समझ लिया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसा है वैसा है जो भी है। अब हम बात करते हैं r के ऊपर कि r पॉजिटिव नेगेटिव पे कैसे ऊपर की साइड के पॉइंट्स मिलते हैं। अब उस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। तो अब ले थीटा के ऊपर दो केस हो सकता है। एक तो हो सकता है कि थीटा 90 से कम हो, क्योंकि हमने थीटा का रेंज दे रखा था, बताओ कहां से कहां तक? 0 से पाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का। तो ले 0 से पाई बाई 2 हो, पाई बाई 2 में से
वर्टिकल आ जाएगा, समझ में आएगा, वो सब आपको समझ में आता होगा। बाकी हम बोल रहे हैं कि थीटा अगर एक्यूट है तो क्या हो रहा है। थीटा अगर एक्यूट है और आर पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है, सोचते रहना बस, सोते नहीं, सोचते रहना। मान लो कि थीटा एक्यूट है दोस्त और आर पॉजिटिव है, देखना ध्यान से, थीटा एक्यूट है और आर पॉजिटिव है, ये देखना ध्यान से। तो थीटा अगर एक्यूट है और आर पॉजिटिव है, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट, मूविंग पॉइंट मिल रहा है उस पर फोकस करना एक्स कॉमा वाई, जो नया पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है, आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, थीटा एक्यूट ये भी पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, थीटा एक्यूट ये भी पॉजिटिव। मतलब ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, क्या ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यानी x1 में कुछ जुड़ा और y1 में भी कुछ जुड़ा, ये x कॉमा वाई आएगा तो लाइन के ऊपर ही पॉइंट ना। तो अब आप x1 और y1 में कुछ जोड़ोगे तो किधर के पॉइंट्स मिलेंगे, ऊपर के ही पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने r नेगेटिव लिया मेरे दोस्त, तो ये भी कम हुआ, क्योंकि r नेगेटिव है और ये भी कम हुआ, मतलब x1 में से भी कुछ घटा और y1 में से भी कुछ घटा, तो किधर के पॉइंट आएंगे, नीचे की साइड के। और अगर r 0 लिया तो ऑफ कोर्स x1 y1 ही आएगा, मूविंग पॉइंट x, y। यानी हम लोग बोल रहे हैं x, y कहां मिल रहा है, एट ए डिस्टेंस r मिल रहा है। r पॉजिटिव पे किधर मिल रहा है, इस x1 y1 से ऊपर मिल रहा है। r नेगेटिव में कहां मिल रहा है, इस x1 y1 से नीचे मिल रहा है। सेम एक्सरसाइज हम लोग ऑब्ट्यूज के लिए भी करके देख सकते हैं। ये देखिए, हमने ये पॉइंट लिया x1 y1 और थीटा ले लिया है अब ऑब्ट्यूज। आर पॉजिटिव लीजिए, आर पॉजिटिव लीजिए, थीटा ऑब्ट्यूज, और अगर आर पॉजिटिव लीजिएगा तो ये देखिएगा, ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज और आर पॉजिटिव। थीटा ऑब्ट्यूज में मतलब 0 π/2 से पाई, तो कॉस थीटा नेगेटिव, और आर पॉजिटिव है, तो सोचो ना, कॉस थीटा नेगेटिव आर पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव, मतलब एक्स कम, x1 से कुछ कमा। और यहाँ थीटा ऑब्ट्यूज है तब भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, मानते हो क्या इस बात को। और आर पॉजिटिव ले रखा है मैंने पहले से, तो y में कुछ जुड़ा, y1 में कुछ जुड़ा और x में से कम, x1 में से कुछ कम हुआ। तो अब आप यहाँ पे बहुत क्लियरली सोचो, बहुत क्लियरली सोचना है, ठीक है ना, कि अगर आपने x1 में से कुछ कम किया और y1 को बढ़ाया, तो x1 कम करोगे तो पीछे की साइड आओगे ना, इधर आओगे, x1 कम मतलब इधर की साइड जाएगा, और y1 में बढ़ाओगे तो ऊपर ही तो जाएगा ना। मतलब इस पॉइंट से किधर जाएगा, इस पॉइंट से लेफ्ट जाएगा और ऊपर जाएगा, मतलब इधर की साइड ही तो आएगा ना, x1 y1 से ऊपर के पॉइंट आएंगे। और जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हो कि जैसे ही थीटा ऑब्ट्यूज में r नेगेटिव लोगे तो ये नीचे वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। समझ में आ गई बात, कि अगर ये चाहो तो अपनी कॉपी में खुद से भी लिख सकते हो कि अगर r पॉजिटिव होगा, अलजेब्रिक डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो हमेशा x1 y1 से ऊपर की साइड के पॉइंट्स मिलेंगे लाइन पे, और r नेगेटिव में हमेशा किधर की साइड मिलेंगे, नेगेटिव। और r कैसा होगा, अलजेब्रिक। समझ में आएगा, r अलजेब्रिक होगा, मतलब अगर ऊपर के पॉइंट्स के लिए r चाहिए होंगे तो r पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, और नीचे के लिए अगर लेने होंगे तो r कैसे लेने होंगे आपको, नेगेटिव। तो ये कुल मिला के ये बात मैंने यहाँ पे आपको अभी तक बतलाई है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब हम इस पर कुछ सवाल करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं कुछ सवाल। चलिए लिखिए पहला सवाल और सॉल्व भी करेंगे। देखिए, a line passing through a fixed point a line passing through a fixed point capital A, x1 comma y1, making an angle theta with x-axis intersects the line ax plus by plus c equal to 0 at P
फाइंड एपी, फाइंड एपी करिए। बाकी पॉज कर लीजिएगा, मैं भी इसको करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या सवाल। एपी मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो चाहो तो आप मॉडलेस लगा के सोच लो, या एपी अपने आप में पॉजिटिव ही अपन जनरली लेके चलते हैं, तो देख लीजिएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, तो वैसा ही कुछ मान लेते हैं, थीटा x1 y1। ये बहुत ही रोचक किस्म का फॉर्म है, ठीक है ना। अगर आप इसमें सही सही अगर काबिलियत बना लीजिए, ठीक है ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बाकी तो ऐसे मज़ा आएगा ही आएगा नहीं। तो ये पॉइंट है ए और ये शायद पी पे काट रहा है, और ये लाइन की इक्वेशन शायद दी हुई है ax + by + c = 0। ये डिस्टेंस पूछा है, नहीं ये डिस्टेंस पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है वो मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ। बहुत सारे बच्चे जब यही चीज़ नंबर्स में दिए होते हैं, ठीक है ना, ABC की न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि सब, बहुत सारे का मतलब सब नहीं होता है, और बहुत सारे का मतलब ये भी नहीं कि सब सेलेक्टेड है। वो जो कम वाला पार्ट है वही सेलेक्टेड होता है, नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे में भी सेलेक्ट हो जाते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह कि जब ये सब दिया रहता है तो बच्चे क्या करते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, नहीं इस वाले लाइन की क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। और ये जो लाइन दी हुई है ax + by + c = 0, इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल के ये पॉइंट और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। नहीं, ये उनके करने का तरीका होता है, क्यों? क्योंकि नेचुरली बचपन से यही पहली थॉट आती है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अब मेरे से पढ़ रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो तब तो बहुत शानदार है, ठीक है ना। और बाकी आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ बदलना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो कि नहीं यार मैं तो ये सीख लूँ और इसको यूज़ करूँ स्मार्टली, तो यहाँ पे पहले समझिएगा कि ये तरीका ठीक है होने के लिए कर देगा सवाल, लेकिन मज़ेदार नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी निकालना है। मतलब ये जो डिस्टेंस है एपी, इसको अगर मैं आर मानूँ बोलूँ तो इसी का तो मॉडलेस वैल्यू निकालना है, क्योंकि आर मैंने अलजेब्रिक लिया है, तो आर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, तो अल्टीमेटली मुझे मॉड आर लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोलोगे सर ये आर कैसे निकालोगे अब आप, तो मैं बोलूँगा क्या कि मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ पैरामीट्रिक इक्वेशन, x = x1 + r cos थीटा। अब ये नई चीज़ें हैं तो इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कुछ भी नया चीज़ खाते हो, ठीक है ना, तो डाइजेस्ट करने में हो सकता है समय लग जाए, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेशन कैपेसिटी। कुछ लोग बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है, ठीक है ना। फिर बहुत बार क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होता है बहुतों को, तो फिर वो छोड़ ही देते हैं उस तरह का फूड खाना, तो वैसा भी हो सकता है किसी केस में, ठीक है ना। तो x = x1 + r cos थीटा एंड y = y1 + r sin थीटा, ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये है क्या, इसको फील करो पहले, तभी सीख पाओगे, नहीं फील करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ये एक वेरिएबल पॉइंट है लाइन पे, ये पूरा एक वेरिएबल पॉइंट है लाइन पे, चाहे आप इधर से देखो चाहे उधर से देखो बराबर है ना। तो ये भी एक वेरिएबल पॉइंट है, ऑफ कोर्स मैंने बतलाया है, और ये भी एक वेरिएबल पॉइंट है। किसी ना किसी r के लिए ये वेरिएबल पॉइंट p भी होगा, क्यों? क्योंकि p इसी पे है। सोचिए आप, P इसी लाइन पे है ना, इस लाइन पे भी है, लेकिन इस लाइन पे तो है ना। अगर इस लाइन पे है तो P जो पॉइंट है, हम लोग बोल सकते हैं किसी ना किसी R के लिए आएगा। अब बोलोगे कौन से R के लिए आएगा? AP के लिए आएगा, जो AP डिस्टेंस होगा उसके लिए आएगा। सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उससे मुझे अभी मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली मुझे तो उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट P के ही कोऑर्डिनेट को क्लेम कर दिया x1 + r cos थीटा एंड y1 + r sin थीटा, क्योंकि किसी ना किसी r के लिए तो ये आएगा। नहीं समझ में आ रही हो बात तो फोटो खींच के डालने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इतना ही है और यही सीखना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि x1 + r cos थीटा y1 + r sin थीटा, P का कोऑर्डिनेट हम इसके रेफरेंस फ्रेम से सोच सकते हैं, किसी ना किसी r के लिए होगा। लेकिन ये पॉइंट तो इस लाइन पे भी है मेरे दोस्त, तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसको सेटिस्फाई करा दिया तो हो गया आपका काम। तो a × x1 + r cos थीटा प्लस b × y1 + r sin थीटा, इसको कम से कम 3 से 4 बार देखना। अगर नहीं समझ में आया लिख के देखना, तब जाके चीज़ें मज़ेदार होंगी। और एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने बतलाया था कि सबके अपने अपने अलग अलग डाइजेशन शक्तियाँ होती हैं। अब कोई बोले कि सर झंडू पंचारिश खा के ठीक कर लें, तो देख ले भाई पढ़ के ठीक होती है। इसका झंडू पंचारिश तो पढ़ा ही है।
तो ले ले आर इंटू कितना आएगा ए कॉस थीटा और प्लस क्या आएगा इधर से बी साइन थीटा, क्योंकि ए आर कॉस थीटा आ रहा है उधर से बी आर साइन थीटा आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर की वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ, वैसे तो आएगी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है कि लाइन कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, वो सब अभी क्योंकि सब जनरल दिया हुआ है। तो हम लोग को मॉडुलस पूछ रहा है तो हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमें तो एपी निकालना है, तो हम इसका क्या निकाल दें, मॉडुलस निकाल देते हैं। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा एपी के लिए, तो क्या बोलेंगे, बोलो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, उल्टा लिख दिया मुझे लग रहा है उल्टा लिख दिया साहब। ये तो हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब सही है ना। तो मॉडुलस अगर हम लगा देते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकल जाएगा। अब बोलो कैसे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा देखना अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले समझ में आ रहा है कि x1 y1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। जैसे ये एंगल तो अभी कुछ अननोन है ना, अभी तो मैं इसको थीटा अगर 90 बोल दूं, 90 मान लूँ, तो फिर इसमें स्लोप में एक रिलेशन आ जाएगा कि माइनस ए बाई बी इसका स्लोप है और इसका स्लोप है tan थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -1, यानी tan थीटा क्या आएगा दोस्त b बाई ए। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ तक अपना काम हो चुका है, बट मैंने यहाँ पे क्या कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है कि x1 y1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी कर सकते हैं। कैसे, इसको 90 मान लिया तो इसका स्लोप tan थीटा था, इसका माइनस ए बाई बी, ये रिजल्ट आ गया। तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, ऊपर देख लो फिर से वही आ गया मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। और एक चीज और सोच लो, यहां से अगर हम कॉस थीटा खींच लेते हैं बाहर तो क्या आएगा a प्लस बी tan थीटा, बोलो। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कहा a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी तो है ही, कॉस थीटा को ऊपर ले जाके सेक थीटा लिख दो और सेक थीटा को लिख दो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब मॉडुलस में है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड ऑड की कोई चिंता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। और a प्लस बी tan थीटा, तो बी tan थीटा क्या हो गया दोस्त, b बाई ए। अब देखना यहां से आ गया a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, बात आती है समझ में। और रूट अंडर कितना आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम के बाद, और नीचे आएगा a, और नीचे क्या दिख रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आपको फील आया कि ये मॉडुलस तो है ही, और जब ये कटेगा इसके साथ तो ये कितना देगा √अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया ना वही फॉर्मूला। तो इस वाली चीज से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले तक भी पहुंच गए। अब लिखना हो तो लिख लीजिए आपको। जो पूछा था वो कर दिया और ये भी हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। In what direction a line through capital A 1, 2 must be drawn? So that its intersection point P with the line x plus y equal to 4
is at a distance of √6/3 from A. चलिए करिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा पहले, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने सीख लिया एक बार तो बहुत सारे आगे चल के जो सवाल आएंगे वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, और नहीं तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला, री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन, ठीक है ना, उसी से करते रहोगे और बहुत सारे सवाल आपसे होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेशन फैलेगा उसका। तो 1,2 कोई पॉइंट है और बोल रहे हैं x + y = 4। तो ये भी लाइन तो मेरे ख्याल से ऐसी होगी, इसको ड्रॉ तो कर ही सकते हैं अपन। ये लाइन है x + y = 4। इसमें तो रियल पोजीशन सबके मार्क कर सकते हैं अपन। 4,0, 0,4 दिख रहा है क्या? और बोल रहे हैं कि इन व्हाट डायरेक्शन पॉइंट 1,2, 1,2 नीचे ही आएगा शायद, देखो एक बार। क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू इस लाइन पे आएगी 1,3, ठीक है। x + y = 4 है ना लाइन की इक्वेशन, तो ये पॉइंट इसके ऊपर 1,3 यानी 1,2 नीचे ही आएगा यहाँ पे। अब बोल रहे हैं यहाँ से किस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ किया जाए। यहाँ से किस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ किया जाए, नहीं कि इसका डिस्टेंस इससे √6/3 है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है? तो कैलकुलेट कर लेना भाई। इस पॉइंट से 1,2 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी दिस अपॉन √2। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी 1/√2। तो 1/√2 और √6/3 तो सेम नहीं है, और √6/3 बड़ा ही है। तो यहाँ से दो लाइन्स आएंगी, ये बात की फील आई आपको? ये समझ में आया कि 1/√2 है ये डिस्टेंस, ये 1/√2 है, और √6/3 इससे बड़ा होगा। तो ऐसे करके दो लाइन्स आएंगी, ये बात समझ में आ गई? तो आने वाले कि दो लाइन आ गई, ये तो समझ में आ गया। अब बोल रहा है किस एंगल पे ड्रॉ करें, तो मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। मुझे नहीं पता, अभी मैंने मान लिया वो एंगल थीटा है, मान सकते हैं ना। तो इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, या इस लाइन को अगर इसको थीटा बोलते हो तो इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो x = 1 + r cos थीटा। बोलोगे r कहाँ से? तो भाई √6/3 दिया तो है। अब बोलोगे प्लस लें चाहे माइनस, तो दिख रहा है ना कि इस लाइन में ऊपर की साइड का पॉइंट है तो प्लस ही लेंगे। 1 + x = x1 + r cos थीटा। ये समझ में आ रहा है ना थीटा कहाँ से आ गया? क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। 2 + √6/3 sin थीटा। मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली खुद से भी ये कर लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती। एक बार अगर वो कॉन्सेप्ट सीख गए जो मैंने सिखाया है, x = x1 + r cos थीटा एंड y = y1 + r sin थीटा, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? ठीक है, अगर आप इस थीटा की बात करोगे तो ये यहाँ यहाँ मिलेगा, और इस थीटा की बात करोगे ये मिलेगा। दोनों के लिए एक जैसा ही कंडीशन है, थीटा भी नोन नहीं है, हो सकता है इसका थीटा निकल जाए, दोनों इसी से निकल जाए क्योंकि सेम ही कंडीशन आएगा। तो हाल वाले कि ये इस लाइन पे मिलेगा, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो हाल वाले x + y मतलब 1 + √6/3 cos थीटा, x + y 2 + √6/3 sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को इधर ही रहने दो, √6/3 को, cos थीटा + sin थीटा, और उधर ले जाओगे तो मेरे ख्याल से 2 + 1 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। और इसको अपन ने 1/√2 वाले सेटिंग से किया था ना, याद करो। तो एक 1/√2 से इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये ठीक लग रहा है। और √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √12/3, √12 कितना होता है? 2√3 ना, तो इधर जाके ये √3/2 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये हो गया दोस्त साइन ऑफ, बदल सकते हो तुम लोग, खुद से बदल सकते हो, π/4 + थीटा। और एक बार तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/3, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि दिखने में दिक्कत नहीं आए, और साइन 2π/3। थीटा वही 0 से पाई वाला ही निकालना है, उससे ज़्यादा आगे निकालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि रिपीट होगी लाइन।
तो π/4 प्लस थीटा इज π/3, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 में से 45 गया, शायद 15 एक तो आ जाएगा, और 120 में से 45 और घटा दो, 100 में 25, 75 क्या, देख लेना भैया। तो दो एंगल आएंगे 15 और क्या आ जाएगा 75, आगे का निकालोगे 180 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल से। इसको हम चाहते तो यहाँ ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं। अब बोलोगे कैसे निकाल सकते हैं सर, तो यहाँ देखना ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है, यहाँ से हम इस ज्योमेट्री को देखना ध्यान से, मेथड 2 देखें। ये वाला दोस्त कितना दिया हुआ है 1/√2, और ये डिस्टेंस है √6/3, जिसको हम काट के और क्या लिख सकते हैं √2/3, और इस एंगल को दोस्त अल्फा मान लो। तो हम लोग साइन अल्फा क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इज, ये दिख रहा है ना, ये वाला एंगल को अल्फा माना है मैंने, ध्यान से देख लेना, खुद से भी कर लेना, नहीं आए तो छोड़ देना, और तो क्या है यार इतना क्यों परेशान हो रहे हो। 1/√2 और हाइपोटेनस क्या हो गया √2/3, तो ये मुझे लग रहा है √3/2 आ रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा होगा। तो अल्फा ये पक्का हो गया क्या कि 60 डिग्री आ गया। तो अगर मेरे दोस्त ये अगर 60 आ गया, अब सुनना ध्यान से, ये भी 60 आ गया, नहीं एक मिनट, हाँ 60 आ गया ना, ये भी 60 आ गया, वही तो है ना, क्या नाम है, आइसोसेलेस है ये वाला ट्राइंगल। यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये है तो आइसोसेलेस ना, इधर भी √6/3 है, इधर भी √6/3 है, तो ऑफकोर्स आइसोसेलेस है, तो ऊपर वाला भी 60 आ गया। अच्छा ये 60 आ गया, और एक और बात, ये x + y = 4 है, तो ये 135 है, तो इधर वाला एंगल क्या होगा, इधर वाला, अगर 135 इधर वाला एंगल 45 हो गया, ये 60 ये वाला, ये 45 105, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो 75। दिख गया मेथड 2 बड़ा इजीली, 75 दिख गया। अब अगर ये 75 दिख गया दोस्त, तो ये वाला एंगल तो और आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये एंगल हो गया 120। अब बोलोगे ये 60 है, तो ये ऑफकोर्स 120 ही होगा ना। अब ये 120, ये 45, तो हो गया कितना 165, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो यानी एक 15 डिग्री पे आएगा और एक क्या आएगा 75 डिग्री। तो ये ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है, बाकी आप एक बार और डायग्राम बना के कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखना हो तो लिख लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट कैपिटल A 3,2 एंड कैपिटल B 7,4 आर टू फिक्स पॉइंट्स फाइंड coordinates of C such that ABC is an equilateral triangle। देख लीजिएगा, हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं और हम लोग को कोऑर्डिनेट बताने हैं सी के, सो दैट कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके कीजिए सॉल्व। ठीक है करो। तो हम लोगों ने इस पॉइंट को A 3,2 और B ले लिया 7,4। कीजिएगा मेहनत, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल नए तरह का है, उसमें भी पैरामीट्रिक थोड़ा नया है, तो इसलिए मेहनत कीजिए, बार बार बतला रहा हूँ।
और C अगर इक्विलेटरल है मेरे भाई तो C इसके राइट बाइसेक्टर पे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से, नहीं कि ए बी और पॉइंट C अगर लोकेट करोगे तो इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वहीं पे C आएगा। C ऊपर भी एक आएगा, मतलब दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक नीचे भी आएगा, ठीक है ना, और दोनों इक्विडिस्टेंट ही होंगे, सही है क्या। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट, तो ये तो मिडिल पॉइंट हो गया, कितना हो जाएगा 5,3। अब कोई पूछे कि सर ये C पॉइंट अगर है तो मैं बोल दूंगा भाई कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो ये एंगल 60 होगा। बहुत सारे बच्चे मासूम होते हैं, वो इसी को एक्स एक्सिस मान के काम कर लेते हैं। भाई ये एक्स एक्सिस नहीं है, भाई ये एक्स एक्सिस नहीं है, समझ में आ गया। तो हमें बोले ये एक्स एक्सिस नहीं है, पहली चीज़ समझ लेना, ठीक है। 3,2 7,4 एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो हमें ये 60 से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला साइड लेंथ अपन को पता चल गया, बोलो क्या है साइड लेंथ। तो साइड लेंथ हम लोग, हालांकि ये साइड लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 7 में से 3 गया 4, तो 16, 4 का स्क्वायर और 4 में 4, तो √20 आ रहा है मुझे लग रहा है। √20 इज सही है ना, √20 2√5 है लग रहा है, पता नहीं यार गलत सही, एक बार चेक कर लेता हूँ। 16 ठीक ही लग रहा है यार, पता नहीं, बाकी कुछ कैलकुलेशन एरर हो देख लेना। तो ये 2√5 है, सही है क्या। तो ये लेंथ निकाल सकते हो आप, नहीं कैसे निकाल सकते हो, जैसे ये √5 हो गया और tan 60 लिख लो। तो अगर हम इसको W मानते हैं तो tan 60 क्या हो जाएगा, W/√5, यानी tan 60 हो गया √3, तो W कितना हो गया, √15। अच्छा एक चीज और बतला दो बस, हेलो है कि इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ क्या, यस, स्लोप ऑफ दिस लाइन गोइंग टू बी 4 - 2 दैट इज 2, और 7 में से 3 गया 4, हाफ। तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया -2। तो ये tan थीटा है इस लाइन के स्लोप, जहां थीटा इसका इंक्लिनेशन एंगल है, इस वाली लाइन का। तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, यस, साइन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 0 से पाई लेते हैं इंक्लिनेशन एंगल को, और cos थीटा 0 से पाई में, अब ये tan थीटा नेगेटिव है तो cos थीटा नेगेटिव होना पड़ेगा। तो sin थीटा कितना हो जाएगा 2/√5, शायद चेक कर लेना एक बार। और ये -1/√5, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि थीटा 0 से पाई है तो sin नेगेटिव नहीं होगा, और tan नेगेटिव है तो cos थीटा को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब ये सब निकल गई, अब बोलोगे ये सब क्या कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स हम लोग लगाने वाले हैं क्या, बोलो पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको जैसे आपने x, y मान लिया, और ये हो गया आपका x1 y1, r पता चल गया क्या भाई मेरे, r पता चल गया, ये √15 है। अब बोलोगे सर नीचे, तो एक √15 होगा तो नीचे वाला -√15 होगा, इसको तुम -√15 लोगे तो नीचे वाला √15 लोगे, 2 पॉइंट मिलेंगे, दोनों ही आ जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, x - x1 नहीं, या x = x1, x1 क्या है, x1 क्या है 5, y = y1 प्लस r cos थीटा। तो r एक बार तो क्या होगा, नहीं x1 प्लस r cos थीटा, एक बार तो r होगा √15, x1 प्लस r cos थीटा, cos थीटा ये है, और y1 प्लस r sin थीटा, r ये sin थीटा। लेकिन दोनों बार ये थोड़ी होगा, एक बार तो √15 लिया दोस्त, तो एक बार तो -√15 भी तो लोगे, 5 प्लस, या माइनस लिख दें, माइनस, चलो माइनस इधर ही लिख देते हैं, cos थीटा तो अभी भी यही रहेगा, एंड y = y1, y1 बोलो क्या लिखें 3 और -√15। बाकी आप चेक कर लेना बच्चों की ये सही है गलत है, कैलकुलेशन कुछ एरर हो गया तो अलग बात, करना ऐसे ही है। तो पैरामीट्रिक मैंने लगा दिया, x1 प्लस r cos थीटा कर दिया, एंड y1 प्लस क्या कर दिया, r sin थीटा। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, सही है मेरे ख्याल से। ठीक है मेरे ख्याल से। चलिए एक और सवाल देता हूँ, आप कर लीजिएगा, फिर अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे इसको। अ लाइन थ्रू
capital A minus 5 comma minus 4 meets the line x plus 3y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0 and x minus y minus 5 equal to 0 at capital B, C, D if equals 6 upon AD square, then find the equation of the line. ठीक है, तो इसको करिएगा आप लोग, राइट। और बाकी होमवर्क में देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। देख लीजिएगा, जहाँ भी डुअल सेल्फ या इलस्ट्रेशन किया हो वहाँ के आगे मैं दे रहा हूँ, कहाँ तक दे रहा हूँ वो लिख देता हूँ मैं एक बार। होमवर्क में टिल डुअल सेल्फ 8, मतलब अगर मान लीजिए आपने 4 तक किया है तो ऑफकोर्स 1 2 3 4 हो चुका है, तो अब 5 6 7 8 करना होगा आपको। एंड टिल इलस्ट्रेशन 25, मतलब अगर आपने 14 तक मुझे जहाँ तक ये याद किया था तो उसके आगे आप ये कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत तो खैर क्या बोलूँ। अब एक्सरसाइज 1 में मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने कहाँ तक लिया था। तो अगर मान लो कि अगर हमने 15 तक दिया हो तो 15 के आगे चालू कर देना, 20 तक दिया हो तो 20 के आगे चालू कर देना, और कहाँ तक चालू करना है वो भी बतला देता हूँ मैं। 30 तक एक्सरसाइज 1 टिल 30, मतलब हो गया कि अगर आपने पहले मैंने 20 तक दे रखा है तो 21 to 30 हो जाएगा, 15 तक दिया है तो 16 to 30 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करिए मेहनत।